तो मैं कह रही थी कि मेरी तबीयत थोड़े दिनों से कुछ ख़राब सी चल रही थी। मैं तो बहुत डर गई थी कि मेरे को कोरोना वोरोना तो नहीं हो गया है। एकदम से ऐसे ज़ुकाम खांसी और साथ में ऐसा फीवर सा भी हो रखा था, लेकिन मैंने टेस्ट करवाया मेरा। हाँ, एक बार अपनी एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर लें, सब कुछ दिख जाएगा आपको। क्लास चल रही है बच्चा यहाँ से, ठीक है। चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी सी तबीयत खराब थी इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट पे थी, बाकी और कुछ नहीं था। चलो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे आ गए, इसका मतलब अभी दिखा है आपको क्लास, है ना। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे बच्चा? आज केमिस्ट्री की क्लास है। जिन बच्चों ने इससे पहली क्लास नहीं देखी है उनको ये क्लास समझ में नहीं आएगी, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इससे पहली वाली जो 1 घंटे 40 मिनट की एक क्लास है आप उसको देखें, तभी आपको आज की क्लास समझ में आएगी। मैम आपको कोरोना हो गया? अरे नहीं यार, कोरोना नहीं हुआ था, मैंने टेस्ट करवाया, नेगेटिव निकला। वो एक नॉर्मल सीजनल फ्लू था बच्चा, और कुछ नहीं था, ठीक है। ठीक है, आप मुझे बहुत मिस कर रहे थे, क्या करें यार, मुझे एकदम, मैं खुद डर गई थी, है ना, बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे लग रहा था कि मुझे कोरोना तो नहीं हो गया है, लेकिन बाद में देखा कोरोना नहीं था, मतलब नहीं था कोरोना, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो अंजुमन, अगर आपके आज फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री की, इससे पहले एक एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला क्लास है, वो आप देख लें, क्योंकि अगर वो क्लास नहीं देखेंगे तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास का चैप्टर हमारा जो प्रीवियस क्लास में चल रहा था वही आज है, और चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और हिंदी में बोलते हैं हम परमाणु संरचना। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा? तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने बताया कि एटम क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एटम के अंदर एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है ना। ये सारी चीज़ें हमने आप पढ़ी थी, ठीक है। देखो बच्चा, हमने क्या क्या पढ़ा था? मैंने बताया था कि एक एटम होता है, एटम के सेंटर में क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियस, जिसको आप नाभिक बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जिस गोल चक्कर के ऊपर चक्कर काटते रहते हैं उसको आप क्या बोलते हैं बच्चा? ऑर्बिट या कक्ष बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया बच्चा कि ये ऑर्बिट्स को हमने बताया था, एक होता है के वाला, एक होता है एल, एक होता है एम, एक होता है एन, ऐसे ओपी ऐसे होते हैं। फिर मैंने बताया कि इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं 2n², और n यहां पर क्या है? तो नंबर ऑफ ऑर्बिट। जिस भी नंबर का ऑर्बिट है उसको आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इन शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो यहां पर निकल के आ जाएंगे। उसके बाद मैम ने पढ़ाया आपको एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या होता है एटॉमिक नंबर? तो किसी भी एटम के सेंटर में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन अगर ये एटम न्यूट्रल है तो हमेशा प्रोटॉन भी किसके इक्वल होते हैं? इलेक्ट्रॉन के होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसके बाद एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है मैम? जब हम प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, सम ऑफ p + n क्या कहलाता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को हम किससे, इसका सिंबल क्या होता है? तो एटॉमिक नंबर को बोलते हैं Z। किससे डिनोट करते हैं? Z से। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान को किससे करते हैं? A से। कोई भी मान लो एक एलिमेंट है X नाम का, उसके पैरों में क्या होता है? Z होता है। उसके हेड पे क्या होता है? निकालेंगे। तो मैंने कहा था अगर न्यूट्रॉन निकालने हैं तो A - Z कर दो। न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बन गया था हमारे सामने? कुछ पल्ले पड़ रहा है? सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, बार बार नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने बताया था बच्चा कि अगर आपको कोई भी एटम गिवन है, आपको उसका एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन है, आपसे पूछे कि उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है Na - Z। नाज नाम से याद कर लो इसको, नाज नाम से याद कर लो बच्चा, ठीक है। आप बता दोगे? हाँ बिल्कुल रविंद्र, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चा, है ना। तो नास n, न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा। जो बड़े वाला वैल्यू है, जो सर पे लिखा हुआ है, उसमें पैर वाला वैल्यू माइनस कर दो, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे मैम प्रोटॉन की संख्या कैसे निकलेगी? तो बच्चा Z = क्या होता है? प्रोटॉन होता है, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है वही उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। उसके बाद मैंने क्या बताया बच्चा? आपको बताया कि अगर कोई
कोई भी एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। उदासीन का मतलब होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो, कोई भी आवेश नहीं है। जैसे सोडियम, सोडियम है, सोडियम के यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 11 लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उसका Z है और Z इज इक्वल टू प्रोटॉन। लेकिन इस सोडियम के ऊपर कोई चार्ज है क्या, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। तो ये क्या है, ये एक उदासीन एटम है, ये एक उदासीन परमाणु है। और किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। अब मैम अगर इसके ऊपर चार्ज होता तो बच्चा जितना चार्ज होता, जिस सिंबल में होता, उसी को हम नीचे उतार देते और माइनस कर देते। मान लो रिवर्स कर देते उस चार्ज को, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, तो क्या निकल के आ जाते, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आ जाती। तो मुझे लगता है ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूं आपको। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ा चुकी हूं। अब ये सब कुछ अगर आपको समझ में आया है तो ही आज की क्लास देखें आप, वरना प्रीवियस क्लास आप देखें तो आज की क्लास आपको समझ में आ जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। देखो बच्चा, आज की क्लास में मैं आपको 20 आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एलिमेंट्स, तत्वों के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री कहलाता है। तो आज की क्लास में मैं आपको 20 तक के एलिमेंट याद करवाऊंगी, उनके एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक मास याद करवाऊंगी। ठीक है, उनको निकालने का फॉर्मूला बताऊंगी। ठीक है, हाँ मोनिका, मैंने देख लिया बच्चा, आपने बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हैं। थैंक यू सो मच मोनिका, बहुत अच्छे नोट्स बनाए आपने बच्चा, थैंक यू सो मच मोनिका, है ना। चलिए, तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि 20 तक के एलिमेंट को कैसे आप एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के साथ याद कर सकते हैं। उसके बाद हम इन जो एटम होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखेंगे आज की क्लास में। देखो, आज की क्लास में आप मैं बोल रही हूँ, सिर्फ आप मेरे जहां से बस मैं लिख रही हूँ और मेरी बात बस कान से सुनो। कोई कमेंट मत करो, कुछ मत करो, क्योंकि ये क्लास बहुत टफ होने वाली है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, जिनकी केमिस्ट्री 0 है। ठीक है बच्चा, चलो, हर चीज को 3 बार बताऊंगी, 3 बार के बाद वो समझ में नहीं आता है, मेरी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, क्या मत करो कमेंट, मैंने सबका गुड मॉर्निंग बोल दिया है, चुपचाप यहाँ बोर्ड पे देखो, क्योंकि क्लास बहुत जरूरी है। एनटीपीसी, एनडीए, सीडीएस वाले बच्चों के लिए तो इतनी जरूरी है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। देखो बच्चा, क्या सबसे पहला आपसे कोई भी एक एलिमेंट दिया जाएगा, पूछेगा कि भाई इसका एटॉमिक मास कितना होता है। अब सबसे पहले हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है बच्चा, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, हमें आपकी मजबूरी है, आपको पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के एलिमेंट आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। वैसे स्टैंडर्ड तो 25-30 तक अगर आप याद कर लेना तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन चलो छोड़ो, आप 20 तक याद कर लो। आपको पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन 1 नंबर पे कौन आता है, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 1 नंबर पे आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है। 20 नंबर पे आता है कैल्शियम, Ca होता है। आपको हाइड्रोजन से कैल्शियम तक तो याद होने ही होने चाहिए अगर आप वनडे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं, कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गए, इनके भी आपको याद करने पड़ेंगे। मैं नाम नहीं लूंगी किसी का भी। पुष्पेंद्र, आप कैसी बात कर रहे हैं यार, मैं इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आप बोल रहे हैं मुझे कि नाम ले लो। जिसको वॉइस ढंग से नहीं सुन रही है, एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर ले, सब कुछ ठीक है मेरी साइड से। चलो, 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या याद होने चाहिए, और 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी आपको याद होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना एटॉमिक मास दिया होता है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ होता है, और आपसे पूछ लेते हैं बच्चा कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, तो अब आपको याद करना पड़ेगा। या एटॉमिक नंबर देगा, एटॉमिक मास देगा, पूछेगा इनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आपको अपने दिमाग में जो आपका पेपर सेट कर रहा है उसको ये लगता है कि आपको 20 तक के याद है, 20 से ज्यादा कभी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम कैसे इनके एटॉमिक नंबर और कैसे हम इनके एटॉमिक मास याद कर सकते हैं। देखो, एटॉमिक नंबर तो बहुत सारे बच्चों ने रट्टा लगा रखा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे किसी ने याद कर रखा होगा, लेकिन एटॉमिक मास कैसे याद करते हैं, इसके लिए 2 फॉर्मूले बनते हैं, जो फॉर्मूले आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो बच्चा, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, परमाणु संख्या। क्या बोलते हैं बच्चा,
परमाणु संख्या। और कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर हमें 20 तक याद करने हैं, 1 से लेकर 20 तक याद करने हैं। अगर किसी एटम का, ध्यान से सुनना ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगी। अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर है क्या? सम संख्या है। अब सम संख्या तो जानते होंगे, सम को हिंदी में सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अगर किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, ध्यान से सुनना, एटॉमिक नंबर इवन नंबर है। इवन नंबर, इवन का मतलब क्या होता है बच्चा? सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो जितना एटॉमिक नंबर है, सबसे पहले तो उस एटॉमिक नंबर को लिखो और एटॉमिक नंबर को लिखकर उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और आपके पास क्या निकल जाएगा? उस एटम का एटॉमिक मास निकल जाएगा। और एटॉमिक मास को हम क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। नहीं समझ में आया? मत घबराओ, अभी बताते हैं। मैंने बोला कि कोई भी एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर इवन नंबर है। इवन का मतलब होता है बच्चा सम संख्या, 2 4 6 8। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे है, तो अगर आपको उसका एटॉमिक मास पूछ ले तो आप क्या बोलोगे? जितना एटॉमिक नंबर है उसको जस्ट डबल कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, उसका क्या निकल जाएगा? एटॉमिक मास निकल जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने आपको बोला हीलियम। अब हीलियम कितने नंबर पे आता है बच्चा? 2 नंबर पर। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 2। अब मैंने पूछा हीलियम का एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ? तो 2 क्या है? 2 एक सम संख्या है। तो सम संख्या वाले को क्या करेंगे हम? जस्ट डबल कर देंगे। तो जरा बताओ हीलियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? मैंने बोला कोई भी एक ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका परमाणु क्रमांक सम संख्या है, इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 है, तो उसका एटॉमिक मास जस्ट डबल हो जाता है। कितना? जस्ट डबल, ठीक है। जैसे किसी का 14 है तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। किसी का 16 है तो कितना हो जाएगा बच्चा? 32 हो जाएगा। अभी याद करवाऊंगी आपको। समझ में आ गया? पहला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बना दिया बच्चा आपने। इसको हम बॉक्स में लिख देते हैं ऐसे कि कोई भी एटम का इवन नंबर वाला एटम होता है, उसका एटॉमिक मास जस्ट उसका डबल हो जाता है। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। अब आप सोच रहे होंगे अगर मैम इवन नंबर, एक सेकेंड रुकेगा, हाँ, अगर मैम इवन नंबर ना हो, मतलब ऑड नंबर निकल जाए तो क्या होगा? तो उस चीज को भी सुन लो क्या होगा। उसको हम कैसे लिखेंगे? अगर यहाँ पर कोई भी एटॉमिक नंबर है वो विषम संख्या है, और विषम संख्या का मतलब क्या होता है बच्चा? कोई भी ऑड नंबर है, जैसे 3 5 7 9, ये सब तो बच्चों वाली बातें होती है, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो उसका एटॉमिक मास कैसे निकलेगा? तो आपको क्या करना है? उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर को जस्ट डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद +1 ऐड कर देना है, 1 जोड़ देना है आपको। +1 जोड़ते ही उसका क्या निकल जाएगा? उसका एटॉमिक मास निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? उसका एटॉमिक मास, जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। जिसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान। एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। अगर कोई भी एटम आपको गिवन है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है? आप बताओगे ऑड नंबर में दिया हुआ है, विषम संख्या है, जैसे 3 5 7 9 11 ऐसे, तो उसका एटॉमिक मास पूछ ले तो आपको क्या करना है? उसका एटॉमिक नंबर लिखना, उसको डबल करना और एक प्लस में 1 जोड़ देना, 1 जोड़ देना, उसका एटॉमिक मास, उसका परमाणु द्रव्यमान निकल आएगा। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। जैसे आप जानते हैं लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, और 3 क्या है? एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। तो मैंने पूछा लिथियम का मुझे एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान बताओ, तो आप क्या बताओगे? लिथियम का 3 है, 3 का डबल कितना हो गया बच्चा? 3 में 3 जोड़ोगे 6 हो गया, और 6 के साथ एक और जोड़ दोगे तो कितना? 7। तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना निकल के आ जाएगा? 7 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही मान लो कोई भी 9 नंबर वाला आपका एटम है, कोई 9 नंबर है, मान लो 9 नंबर एटॉमिक नंबर दे दिया, आपसे पूछा इसका एटॉमिक मास बताओ, तो 9 + 9 कितना हो गया बच्चा? 18, और प्लस आपने क्या जोड़ दिया बच्चा? 1 और जोड़ दिया। तो 9 नंबर पे जो भी एटम होगा उसका एटॉमिक मास कितना होना चाहिए? 19 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 19 होना चाहिए। ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ 1 से लेकर
20 एलिमेंट तक, हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक ही अप्लाई होता है। हाँ, 9 नंबर पे फ्लोरीन होता है बच्चा, मुझे पता है ओम, ठीक है। तो ये अप्लाई होता है 1 से लेकर 20 तक। लेकिन मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री का मतलब ही होता है अपवाद। ये फॉर्मूले कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले नहीं होते हैं। यहाँ पर 4 ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इन फॉर्मूलों को फॉलो नहीं करते, इनके एक्सेप्शंस निकलते हैं 4। कौन कौन से एलिमेंट, वो लिख लो बच्चा। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, और अपवाद का मतलब है जो इन फॉर्मूलों के ऊपर काम ना करे, जो इन फॉर्मूलों के ऊपर काम ना करें। याद मैं करवाऊंगी भी, रुको तो सही। जो इन फॉर्मूलों के ऊपर काम ना करें, ये फॉर्मूले कौन कौन से एलिमेंट के ऊपर काम नहीं करते, आप लिख लो। सबसे पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर काम नहीं करेगा। दूसरा है बच्चा बीई, बीई किसका सिंबल होता है, बीई होता है बच्चा बेरिलियम का। और तीसरा है नाइट्रोजन, और चौथा है क्लोरीन। हाइड्रोजन बीई को लिख लेना बेरिलियम, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम। N फॉर नाइट्रोजन, Cl फॉर क्लोरीन। ये 4 वो एटम होते हैं, या ये 4 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके ऊपर ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, अरे रुको यार, तुम नाइट्रोजन का मैंने बोला ना एक्सेप्शन, तुम थोड़ा रुक जाया करो। राज शेख कुमार, आपने बोला मैम नाइट्रोजन का 14 होता है, तो देखो बच्चा मैंने नाइट्रोजन को एक्सेप्शन में डाल दिया, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, मैम इन फॉर्मूलों को आप लगा के दिखाओ, क्या पता आप झूठ बोल रही हो। चलो, अब फॉर्मूलों को लगाने के लिए आपको सबसे पहले 20 तक के एलिमेंट याद होने चाहिए। आप क्या करोगे बच्चा, सबसे पहले यहां पर लिखो आप एलिमेंट, यहां पर लिखो एलिमेंट, और एलिमेंट का मतलब होता है तत्व। फिर यहां पर लिखना आप एटॉमिक नंबर। एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना, जहां पर भी स्किप कर गए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। परमाणु क्रमांक। अब यहां पर लिखो एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास को हम क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। देखो बच्चा, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक एलिमेंट देगा और बोलेगा इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। जैसे आपको सोडियम दे दिया, अब आपको पता होना चाहिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक मास कितना है। जब एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास पता होगा, तुरंत मैम ने बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, आप निकाल के दे दोगे। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे, जो बच्चे बोलते हैं ना फॉर्मूले नहीं करवाते, फॉर्मूले, ये फॉर्मूले ही होते हैं यहाँ पर, कोई वो सॉरी न्यूमेरिकल्स नहीं करवाते, ये न्यूमेरिकल्स ही होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। अब हमें 20 तक के एलिमेंट के तो याद करने ही करने पड़ेंगे। अगर 30 तक कर सकते हो आपकी मर्जी है। सबसे पहला एलिमेंट H, H का मतलब H किसका सिंबल होता है, हाइड्रोजन का, ठीक है बच्चा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में 1 नंबर पे आता है बच्चा, 1 नंबर पे आता है, ठीक है। हाइड्रोजन, एटॉमिक मास की बात अभी नहीं करेंगे, अभी सिर्फ एटॉमिक नंबर और इनके सिंबल लिखेंगे। 2 नंबर पे कौन आता है बच्चा, He, और He किसका सिंबल होता है, हीलियम। सेम नाम हिंदी में, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। 2 नंबर पे। इसके बाद आता है बच्चा 3 नंबर पे लिथियम, जो बैटरीज में काम आता है। आगे पढ़ाएंगे आपको बहुत अच्छे से इनकी कैरेक्टर। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। उसके बाद आता है Be, और Be को बोलते हैं बेरिलियम, बेरिलियम, 4 नंबर पे। 5 नंबर पे आता है बी का मतलब होता है बच्चा बोरोन। बी का मतलब क्या होता है, बोरोन। थोड़ा सा छोटा कर लूं इसको, वरना आ नहीं पाएगा। 10-10 करके पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। बोरोन। 6 नंबर पे कौन आता है, सी फॉर कार्बन। 7 नंबर पे कौन आता है, एन फॉर नाइट्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन। तो बोरोन को 5 लिख दो, कार्बन को 6 लिख दो, और नाइट्रोजन को 7 लिख दो। 8 नंबर पे आता है बच्चा ओ का मतलब होता है बच्चा ऑक्सीजन, 8 नंबर पे। 9 पे आता है बच्चा आपका एफ, और एफ का मतलब होता है फ्लोरीन। एफ का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन। तो आप 9 नंबर पे। और 10 नंबर पे आता है Ne, और Ne को बोलते हैं बच्चा नियोन, और 10 नंबर। ऐसे आपको ये 10 नंबर के एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक आपको याद करने ही करने हैं। एक बार फिर से सुन लो। 1 नंबर पे हाइड्रोजन, जिसका सिंबल H होता है, और हाइड्रोजन बेचारा एक ऐसा तत्व है इकलौता जिसका प्लेस ही नहीं पता। हाँ, लिथियम सबसे हल्की मेटल होती है, ये सब बातें नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ एलिमेंट के नाम याद कर रहे हैं। 1 नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन।
ये 10 नंबर तक इनके क्या हो गए बच्चा, एटॉमिक नंबर हो गए। ये क्या है इनके बताओ, ए है या जेड? जेड है, क्योंकि एटॉमिक नंबर को किससे लिखते हैं हम, जेड से। अब हम बात करेंगे इनके एटॉमिक मास की। जब एटॉमिक मास की बात करेंगे बच्चा, तो वो फॉर्मूला किस किस पे अप्लाई नहीं होता है, एक तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को गोला बना दो आप। दूसरा मैंने बताया था किसके ऊपर अप्लाई नहीं करता, नाइट्रोजन के ऊपर, बताया था ना कि दूसरा किसके ऊपर अप्लाई नहीं करता, नाइट्रोजन के ऊपर। और तीसरा किसके ऊपर अप्लाई नहीं करता, बेरिलियम के ऊपर। इन तीनों को छोड़ दो, ये तीनों एक्सेप्शन में आते हैं, ये तीनों क्या बनते हैं, अपवाद बनते हैं। बाकी सबका एटॉमिक मास उन फॉर्मूले के हिसाब से लिख लो। सबसे पहला हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2। 2 क्या होती है, एक सम संख्या, मतलब इवन नंबर। और जब सम संख्या होती है तो एटॉमिक मास कितना होता है, उसका जस्ट डबल। तो बताओ हीलियम का एटॉमिक मास कितना लिख दे मैम, 4 लिख दे। बिल्कुल सही है, 4 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3। और जरा बताओ लिथियम का जब एटॉमिक नंबर 3 है तो ये क्या है, एक विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर। विषम संख्या जब एटॉमिक नंबर होता है तो एटॉमिक मास में क्या करते हैं हम, जस्ट डबल करके +1। 3 का जस्ट डबल कितना हो गया, 6। 6 में क्या जोड़ेंगे, 1। 1 जोड़ते कितना आ जाएगा, 7। तो बताओ लिथियम का एटॉमिक मास कितना निकलेगा, 7। उसके बाद बेरिलियम को छोड़ दो, ये एक्सेप्शन है बच्चा। नेक्स्ट आओ बोरोन, बोरोन 5। 5 है तो क्या है, विषम संख्या, 5 का जस्ट डबल 10। 10 के साथ 1 प्लस करते क्या हो जाएगा, 11। उसके बाद बच्चा कार्बन, कार्बन 6 है, 6 एक सम संख्या होता है, एक इवन नंबर होता है, तो कितना हो जाएगा, जस्ट डबल कार्बन का, कितना, 12। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नाइट्रोजन को छोड़ दो एक बार, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 8 है, 8 एक क्या है, सम संख्या, तो जस्ट डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 9 नंबर पे कौन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन मतलब 9 नंबर। 9 नंबर क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, और नंबर है। विषम संख्या के टाइम पर क्या करते हैं, जस्ट डबल करके एक प्लस, तो 18 और 1 प्लस 19 हो जाएगा बच्चा। नेक्स्ट है नियोन, नियोन 10 नंबर पर है, सम संख्या है, 10 है तो जस्ट डबल, तो कितना हो जाएगा इसका, 20। तो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा बच्चा। अब देखो मैम इतनी क्यों गाथा बता रही हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को तो ये आता ही होगा पहले से, लेकिन बेटा एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी एक एक्स नाम का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 16 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। ये एग्जाम में क्वेश्चन, बच्चे बोलते हैं न्यूमेरिकल आ गया, ये कोई न्यूमेरिकल है क्या, ये तो कॉन्सेप्ट से समझाया था मैम ने। देखो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया, एग्जाम ने पूछा आपसे कि भाई कोई एक्स नाम का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। 16 क्या दिया उसने, Z दिया, और Z इज इक्वल टू क्या, P, और P इज इक्वल टू इन न्यूट्रल केस किसके इक्वल होता है, E के। तो जरा बताओ यहाँ पर प्रोटॉन 16 क्या दिया, उसका एटॉमिक मास दिया, याद रखना। सॉरी 16 तो एटॉमिक मास बोला है ना मैंने, अगर आपको मैंने मास बोला है तो देखो, हाँ अगर 16 एटॉमिक मास दिया है किसी का, एटॉमिक मास का मतलब क्या है, ए। अब 16 एटॉमिक मास किसका होता है बच्चा, 16 एटॉमिक मास ऑक्सीजन का होता है, मैम ने आपको बताया था, ठीक है। अब 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, जस्ट उसका हाफ। क्यों, क्योंकि 16 क्या है, 16 मैम एक सम संख्या है। तो इस एटम का Z कितना होना चाहिए, Z मैम आप बता दोगे, यहाँ पर कितना होना चाहिए आप बताओगे 8, और Z इज इक्वल टू P, और P इज इक्वल टू E। क्यों, क्योंकि मैम ये आपको यहाँ पर चार्ज नहीं दिया है इस एटम के ऊपर। जब चार्ज नहीं दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, प्रोटॉन की संख्या 8, और न्यूट्रॉन की संख्या बड़े वाले से छोटे वाला घटा दो, 16 में से 8 घटाएंगे कितना, 8, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 8, 8, 8 हो जाएगी। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इतना आपके साथ ये माथा पचाई कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको हटा दूं। अब सुनो बच्चों, अब मैंने यहाँ पर ये तो बता दिया कि सम संख्या है तो जस्ट डबल, विषम संख्या है तो जस्ट डबल करके +1 ऐड कर देना है, 1 जोड़ देना है। अब 3 एक्सेप्शन वाले थे, उनको देखो बच्चा कैसे, अलग कलर के पेन से दिखाती हूँ आपको। किस कलर के पेन से बनाऊं, रेड कलर के। देखो हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का इकलौता ऐसा एलिमेंट है, इकलौता ऐसा तत्व है जिसका Z इज इक्वल टू A, जिसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 1 होता है, बराबर होता है। लास्ट क्लास याद है ना, मैंने कहा था एटॉमिक मास हमेशा बड़ा होता है एटॉमिक नंबर से, लेकिन
कभी कभी वो बराबर भी होता है। और किसके केस में बराबर होता है बच्चा, किसके केस में बराबर होगा आप बताओगे, वो हाइड्रोजन के केस में। तो आप यहां पर लिखोगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी एक और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी एक ही होता है, एक ही होता है। क्लास का टाइम टेबल 11:30 से था बच्चा, मैंने तो 11 बजे से स्टार्ट कर रखी है क्लास, 11:30 से कब था? ओहो, अगर 11:30 से कुछ हुआ है तो आप प्लीज देख लेना। अब देखो बच्चा, ये जो बेरिलियम होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर एक सम संख्या होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन बनता है। अगर उस रूल को फॉलो करेंगे हम तो 4 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 8। लेकिन यहाँ पर बेरिलियम एक्सेप्शन, अपवाद बनता है, इसलिए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 9 होता है। 9 याद करना पड़ेगा आपको। अच्छा, शेड्यूल में 11:30 दिया था, ओहो, फिर तो आपकी क्लास छूट गई। फिर जो बच्चे अभी आए हैं वो इस क्लास को ना देखें, उन्हें समझ में नहीं आएगा कुछ भी, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है? बाद में देखना, आप कुछ मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है? अब देखो बच्चा, नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बताओ, नाइट्रोजन क्या है? 7 नंबर। 7 क्या होता है? एक विषम संख्या। तो नाइट्रोजन का अगर उस फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे बच्चा, तो इसका एटॉमिक मास कितना निकलेगा बच्चा? 7, 7 का डबल 14, और विषम संख्या है तो 1 जोड़ देंगे तो कितना? 15। लेकिन बच्चा यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है। तो ये लाल पेन वाले क्या बन गए बच्चा? एक्सेप्शन बन गए, ठीक है? एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 1 होगा बच्चा। बेरिलियम का, अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या के लिए जो हमने फॉर्मूले बनाए हैं एटॉमिक मास निकालने के लिए, उसका एक्सेप्शन कौन कौन से एलिमेंट बनते हैं? तो बताओ बच्चा आप, कौन कौन से एलिमेंट एक्सेप्शन बन गए? हाइड्रोजन बन गया, बेरिलियम बन गया, एंड नाइट्रोजन बन गया, एंड नाइट्रोजन बन गया। प्लीज मैं एक बार शेड्यूल में चेक करवा के आती हूँ। क्या आपने आज शेड्यूल में 11:30 टाइमिंग लगा रखी थी मेरी क्लास की होम पेज पे? बच्चे आप आए हैं यार, तुम ना, कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज ये आप क्लास बाद में देख लेना, क्योंकि पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे आज की क्लास में, ठीक है? प्लीज पुष्पेंद्र, ठीक है? चलो, ये 10 तक के एलिमेंट हो गए, याद करवा दिए, याद हो जाएंगे ना? कुछ पल्ले पड़ा, समझ में आया कैसे निकालना है? सम संख्या है तो जस्ट डबल कर देना है, विषम संख्या है डबल करके 1 जोड़ देना है। लेकिन अपवाद बना हाइड्रोजन, अपवाद बना बेरिलियम, और अपवाद बना कौन? तो आप बता दोगे मैम बेरिलियम का कैसे होगा? बच्चा अपवाद है इसलिए मैंने बोल दिया। और तीसरा कौन सा बना? आप बता दोगे नाइट्रोजन। हो गया? चलो, अब चलो नेक्स्ट। ब्रिजू आप ज्यादा ना बोलें, कोई बात नहीं, होगी। हाँ, हितेश परमार, आपको मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ पहले ही, आप क्लास बाद में देखना, ठीक है? जिन बच्चे लेट आए हैं प्लीज वो क्लास बाद में देखें। चलो, अब हम 11 से वापस लिखें, ये 10 तक के एलिमेंट हो गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट 11 नंबर के एलिमेंट पे। ऐसा कैसा? 11 से लेकर 20 तक के लिखेंगे, फिर निकालेंगे इनके, ठीक है? फिर निकालेंगे। तो चला 11 नंबर पे कौन आता है, जरा बताओ जल्दी से, कोई बता सकता है 11 नंबर पे कौन आता है? 11 नंबर पे आता है Na, और Na का मतलब होता है सोडियम। सोडियम लैटिन लैंग्वेज में नेट्रियम बोलते हैं इसको, तो वहीं से इसका सिंबल बना Na। कितने नंबर पर? 11 नंबर पर। 12 नंबर पे कौन आता है? आप बताओगे Mg, और Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो बच्चे अभी आए हैं वो क्लास ना देखें, मैग्नीशियम। 13 पे आता है एल्यूमिनियम, Al, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने पे? 13 पर। 14 पे आता है बच्चा Si, Si का मतलब होता है सिलिकॉन, तो कितना लिख दूं? 14। उसके बाद आता है, हाँ 13 पर एल्यूमिनियम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्लीज जो बच्चे अभी आए हैं वो क्लास ना देखें, उनको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद आता है बच्चा 15 पर कौन? P का मतलब होता है फॉस्फोरस, हिंदी में इसलिए नहीं लिख रही हूँ, सेम नाम होते हैं। कितना? 15। 16 पे कौन आएगा बच्चा? इधर से लिखूं, हाँ जी, 16 पे कौन आता है? S का मतलब क्या होता है? सल्फर। S का मतलब होता है सल्फर। कितने पे? 16 पर। उसके बाद 17 पे कौन आता है? Cl का मतलब होता है बच्चा क्लोरीन, और क्लोरीन कितने नंबर पे? 17 मतलब 17, ठीक है। 18 पे कौन आता है? Ar का मतलब होता है बच्चा आर्गन, कितने नंबर पर? 18 पे। उसके बाद 19 पे आता है K फॉर काजल नहीं, K फॉर
K4 क्या लिखोगे? K4 लिखेंगे हम पोटेशियम। K4 क्या लिखेंगे हम? पोटेशियम। रुको थोड़ा सा इसको सही करते हैं बच्चा। हाँ चलो, 19 नंबर पे कौन आएगा? के का मतलब होता है पोटेशियम, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19। और 20 पे आता है Ca, और Ca का मतलब क्या होता है बच्चा? कैल्शियम, और कैल्शियम का कितना हो गया? 20। ठीक है, ऐसे आपको याद करने पड़ेंगे 20, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे होगी यार गलती, बार बार क्या बोल रहे हैं 11:30 11:30, बाद में ले लेना क्लास, क्या हो गया? और किसी को समझ में आ रहा तो यहाँ से देख लो, बार बार क्या लिख रहे हो आप यहाँ पर। चलो अब देखते हैं बच्चा, गलती हो गई, आगे से हम ध्यान रखेंगे, मैनेजमेंट को मैंने बोल दिया, डांट भी दिया है। चलिए अब देखो बच्चा, 11 नंबर पे कौन है? सोडियम। 10 तक हम कर चुके हैं, ध्यान से सुन लो एक एक पॉइंट। 11 नंबर पे कौन है? सोडियम। सोडियम 11 है। 11 क्या होता है? एक विषम संख्या होती है, और जब किसी एटम का एटॉमिक नंबर विषम नंबर हो तो हम उसका एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? जस्ट डबल करके 1+। तो बताओ 11 का डबल कितना होगा? 22, और 22 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 23। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और एटॉमिक मास कितना बच्चा? 23। ध्यान से सुनना, न्यूमेरिकल करवाऊंगी अभी, 3-4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। मैग्नीशियम 12 है। 12 क्या होता है? एक सम संख्या। जब इवन नंबर में एटॉमिक नंबर होता है तो क्या होता है? एटॉमिक मास जस्ट डबल। तो 12 का डबल कितना हो गया बच्चा? 24 हो गया। 13 क्या है? एक विषम संख्या। विषम संख्या होता है एटॉमिक नंबर, तो जस्ट डबल करके 1+ कर देते हैं, तो कितना हो जाना चाहिए बच्चा? 26 + 1 27। सही चल रहा है आप लोगों का मामला? बिल्कुल सही चल रहा है, जो पहले से देख रहा है उसको समझ में आएगा। सिलिकॉन 14 है। 14 का डबल होगा क्योंकि सम संख्या है, तो कितना हो जाएगा बच्चा? 28 हो जाएगा। फॉस्फोरस 15 है। 15 का डबल 30, और 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। सल्फर क्या है? सल्फर 16 है। 16 का डबल कर दो 32। उसके बाद नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन तो मैम एक्सेप्शन बना था। क्लोरीन का एटॉमिक मास डेसिमल में होता है, 35.5 होता है, इसको एक्सेप्शन लिख दो। मैंने इसको बॉक्स में बना दिया। बॉक्स का मतलब है, मैंने कहा था हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम और क्लोरीन चारों एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है बच्चा, चल नेक्स्ट चलो। आर्गन। आर्गन 18 है। 18 क्या होता है? एक सम संख्या। सम संख्या है तो क्या हो जाएगा? जस्ट डबल। 18 का डबल कितना होगा? 36। पोटेशियम 19। 19 का मतलब क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या होता है तो क्या करते हैं? डबल करके 1 जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा? 39। ठीक है। कैल्शियम। कैल्शियम का कितना है बच्चा? 20। 20 है तो जस्ट डबल कर दो, कितना? 40। ये लो आपको 20 तक के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास मैंने आपको याद करवा दिया। ठीक है। बेरिलियम एक्सेप्शन कैसे होगा बच्चा? बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो जरा बताओ, बेरिलियम 4 नंबर पे, तो बेरिलियम का जस्ट डबल होना चाहिए, कितना? 8, क्योंकि 4 क्या? एक सम संख्या। और जबकि आपको मैंने बताया है कि बच्चा बेरिलियम का होना चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से 4 है बच्चा। बेरिलियम एक्सेप्शन क्यों नहीं बनेगा? तुमके दिमाग से पैदल हो क्या? किसने बोला ये कमेंट? देखो बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। 4 क्या होता है? एक सम संख्या। तो बेरिलियम का जस्ट डबल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, जबकि बेरिलियम का 9 होता है। कौन ये पागल है जिसको सम संख्या विषम संख्या में अंतर नहीं पता? ठीक है, ये आपको ऐसे निकाल लेना है। अब मैम ये आप इतनी गाथा क्यों बता रही हो? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? भाई किसी के दिमाग में आ सकता है कि क्यों इतना मैम कॉम्प्लिकेटेड कर रही है चीज़ों को। देखो बच्चा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा मैम ऊपर कर दे। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? मैम चार्ज का क्या मतलब? पंकज पेशेंस रखो। चार्ज का मतलब होता है या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब डोनेट करते हैं मैम, क्लोरीन पर -1 चार्ज कैसे आता है? रुको यार, वो उसकी वैलेंसी होती है। -1 उसकी वैलेंसी होती है बच्चा। अभी रुको यार, सब बताएंगे। ठीक है अंकित, सब एक एक चीज समझ में आएगा आपको। देखो क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिसीव करना। जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन लेगा। और क्लोरीन जब भी कोई केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, उसको प्राप्त करता है। इसलिए उसको देखो, पॉजिटिव का मतलब होता है डोनर, और डोनर का मतलब होता है धनात्मक, जो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आए। ठीक है बच्चा। एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक। ऋणात्मक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि क्लोरीन के ऊपर -1 लिखा हुआ होता है, माइनस लिखा हुआ होता है, उसका मतलब क्या होता है? तो बच्चा
माइनस का मतलब होता है क्लोरीन के ऊपर कि वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचता है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेने लग जाता है। ठीक है, ये सब आगे आएगा, वैलेंसी वाले चैप्टर में आएगा। थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, ठीक है, इतना आगे मत चलो। आप तो ये बताओ जितना मैंने पढ़ाया उतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना समझ में आया? आप चलें आगे। चलो अब मैं बताती हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। देखो बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे बोलेगा कि कोई भी एक एलिमेंट है, ध्यान से सुनना, आप ही आंसर दे दोगे मेरे क्वेश्चन का, आप ही आंसर दे दोगे। देखो एनटीपीसी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चा, कि कोई एक एलिमेंट है, कोई एक तत्व है, उसका आपको दिया है ए, उसका ए दिया है आपको कितना, 36। तो आपसे पूछेगा कि उसका ए का मतलब क्या बच्चा, ए क्या होता है, जल्दी बताओ, ए क्या होता है मैम? एटॉमिक मास। भाई मैम बता चुकी हैं ए क्या होता है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। तो आपसे बोला, ये क्वेश्चन है, फिर बच्चे बोलते हैं मैम न्यूमेरिकल नहीं करवाती। ठीक है, देखो कोई एक एलिमेंट है, कोई एक तत्व है जिसका एटॉमिक मास दिया हुआ है आपको, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 36। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसके अंदर प्रोटॉन की संख्या बताओ, न्यूट्रॉन की संख्या बताओ और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। जरा बताना, जरा बताना, जल्दी बताओ, बताओ, क्वेश्चन नहीं है एग्जाम का, जल्दी बताओ। क्वेश्चन ये है कि कोई एक तत्व दिया है आपको, उसका आपको ए गिवन है। ए का मतलब होता है बच्चा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास गिवन है कितना, 36। तो आपसे पूछा है आप 36 किसका होता है, कोई बता देगा आप 36 किसका होता है? 36 का जस्ट हाफ करो, कितना आएगा? 18। जस्ट हाफ करो 18 है, ऐसा कर सकते हो। अच्छा कोई बोल रहा है 13, कोई बोल रहा है 18, क्या बता रहे हैं आप? 13 18 क्या? देखो बच्चा 36 का जस्ट, 36 एक कैसा नंबर है? सम नंबर है। 36 कैसा है? एक इवन नंबर है, सम नंबर है। जब सम नंबर का एटॉमिक मास है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? जस्ट हाफ होगा, क्योंकि मैम आपने अभी बताया था कि सम संख्या वाले का एटॉमिक मास क्या होता है? जस्ट डबल। जब एटॉमिक मास गिवन है तो दिमाग में बैठा लो अपने कि सम संख्या है तो उसका एटॉमिक नंबर जस्ट हाफ हो जाएगा। तो ये 18 निकल गया हाफ, और ये 18 क्या निकला है उसका? Z। और Z क्या होता है बच्चा? परमाणु क्रमांक। और Z इज इक्वल टू किसके? P के। और Z इज इक्वल टू किसके? E के। लेकिन कब? न्यूट्रल। देखो यहां पर न्यूट्रल तो है एलिमेंट, कोई चार्ज वार्ज दिया? नहीं दिया। तो अब आप निकाल दोगे कि इस एलिमेंट के अंदर इसका Z कितना हुआ? 18। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना? 18। प्रोटॉन भी कितना? 18। तो जरा लिख दो, इलेक्ट्रॉन कितना? 18। प्रोटॉन कितना? 18। अब न्यूट्रॉन कितना? एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक नंबर ये रहा, बड़े वाले में से छोटा घटा दो तो क्या आ जाएगा बच्चा? तो क्या आ जाएगा उसका? उसके आपको पता लग जाएंगे क्या? न्यूट्रॉन की संख्या पता लग जाएगी। और न्यूट्रॉन भी कितने हुए? 18। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एक और दूं? समझ में आया है क्या कुछ? एक और दूं? चलो एक और करते हैं। इस बार हम लोग करते हैं इवन नंबर से करेंगे। चलो ठीक है, आपको दिया है मैंने, अपने आप ही कुछ बनाकर देती हूं। चलो मैंने दिया बच्चा कि कोई एक एटम है, ध्यान से सुनना, इस बार मैं घुमाकर क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका जस्ट ऑपोजिट दे रही हूँ। मैंने बोला कोई एक एलिमेंट है, कोई एक तत्व है, उसका एटॉमिक मास ए जो है वो 23 है, ए 23 है। मुझे एलिमेंट का भी नाम बताना, मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, प्रोटॉन की संख्या बताओ और न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। जल्दी बताओ बच्चा, जल्दी बताओ बच्चा। 11 बजे लगती है आप लोग, बट आज पता नहीं स्केड्यूल होम पेज पे 11:30 क्यों लिख दिया था? 11 बजे ही क्लास होती है। जल्दी बताओ, मेरा क्वेश्चन है मेरा कि कोई एक एलिमेंट है, कोई एक तत्व है बच्चा, उस तत्व का ए गिवन है। ए क्या होता है बच्चा? परमाणु द्रव्यमान, मतलब एटॉमिक मास। आपको एटॉमिक मास गिवन है कितना? 23। तो आपसे उसका एटॉमिक नंबर भी लिख लो। आपसे एग्जामिनर ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और साथ में उसका ए भी पूछा है कि ए भी बताओ, जेड भी पूछा है उसका कि जेड भी बताओ। क्या निकलेगा? देखो बच्चा 23 है। 23 कैसा नंबर है? एक
23 एक विषम संख्या है और विषम संख्या में हम एटॉमिक मास क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल करते हैं और एक प्लस करते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा बच्चा, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। 23 का आधा कितना होता है बच्चा, अरे वाह तुम लोग तो बड़े इंटेलिजेंट निकले यार। 23 है तो आप बताओ 23 मतलब 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और एक प्लस करा तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आना चाहिए, Z 11 आना चाहिए, क्योंकि विषम संख्या है। 11 का डबल करा 22, एक जोड़ा, जोड़ के 23 बना। तो जरा बताओ इसका 11 क्या आ गया, 11 इसका Z है, 11 इसका E है, 11 इसका क्या है P। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और Z क्या निकल गया यहाँ पर 11 11। अब न्यूट्रॉन कैसे निकाल दोगे, ऊपर वाले में से नीचे वाला, A गिवन है 23, 23 माइनस क्या कर दिया 11, तो क्या निकल गए यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने 12। तो क्या हो गया यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, Z भी 11 और न्यूट्रॉन कितने 12। एक बार कमेंट करके बता दो क्या निकाल दोगे, ऐसे एग्जाम में कभी आ गए तो निकाल दोगे, जल्दी बता दो, निकाल दोगे, निकाल दोगे, प्लीज जल्दी कमेंट करो। जो 11 बजे से क्लास देख रहा है वो निकाल देगा, 11:30 वाले बच्चों वो आप रहने दो, कोई बात नहीं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो। यस यू आर फर्स्ट रोहित, आपने सबसे पहले, ओके चलो, यस मैम यस मैम यस मैम, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है जो आर्ट्स वार्ट्स से उनको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है। अरे वाह यार तुम लोगों ने तो यस 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 करके, कुछ नहीं करना है बच्चा। अगर एटॉमिक नंबर सम संख्या है तो जस्ट डबल कर देना है एटॉमिक मास, विषम संख्या है डबल करके +1 कर देना है। एटॉमिक मास गिवन है तो बच्चा वैसे ही निकाल दो, देखो एटॉमिक मास सम संख्या है या विषम है। अगर सम है तो हाफ करते ही उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा, और अगर विषम है तो हाफ मतलब एक माइनस कर दो और उसका हाफ कर दो बस, क्योंकि एक प्लस किया था आपने एटॉमिक मास निकालने के लिए, और एटॉमिक नंबर निकालने के लिए -1 करके आधा कर दो, ये लो बच्चा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इनके याद रखने हैं 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, ठीक है बच्चा। चलो अब चलते हैं हम इसके बाद, अच्छा आर्ट्स वालों को भी समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चा, ओके चलो। अब हम नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा इससे ऊपर का लेवल, अब हम पढ़ेंगे बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगेन कोई कमेंट नहीं करना अगले आज जब तक आपकी क्लास चलती है तब तक, बस चुपचाप। विनय आप वापस क्लास देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। आपको 20 तक ही याद करने हैं ठीक है, 20 तक याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आता है, कुछ कुछ को आ भी जाएगा, लेकिन कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट फॉर्म में जब भी मैं लिखूं EC, EC का मतलब समझ जाना, मैम ने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैम ने क्या लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। मैं आपके कमेंट्स नहीं देखूंगी, अभी डाउट होंगे लास्ट में ले लूंगी, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शेल के अंदर बांटना। मैंने कहा था कि कोई भी एटम है उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर जो सर्कुलर पाथ होते हैं उनको हम ऑर्बिट या कक्ष बोलते हैं, उनके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम कैसे अलग अलग ऑर्बिट के अंदर या कैसे अलग अलग शेल के अंदर बांटते हैं, वही हमें सीखना है। हमें एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन समझना है कि कैसे उनको अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर हम बांट सकते हैं, ठीक है बच्चा। बहुत अच्छा चैप्टर है। केमिस्ट्री से जिन्होंने केमिस्ट्री ले रखी होगी 11वीं 12वीं क्लास में, उनको तो समझ में ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, उनको तो बच्चों वाला लेवल लगेगा। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आराम से समझोगे सब समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा, क्या ध्यान से सुनना, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ऐसे, ये क्या हो गया भाई साहब, एक सेकेंड रुकना, कौन सा बटन दब गया मुझसे। देखो मैंने आपको बताया था कि एक होता है K नाम का ऑर्बिट, बताया था ना, एक होता है L, एक होता है M, एक होता है N।
बाद में ओ पी ऐसे चलते रहते हैं। आप ओ पी को छोड़ दो, वो आगे का बात है, उसको छोड़ दो। अभी मैंने बताया था एक होता है के, एक होता है एल, एक होता है एम, एक होता है एन। ये क्या होते हैं? ये होते हैं मैम ऑर्बिट। आपने बताया था कि ये होते हैं कक्ष। बाद में मैंने आपको बताया कि के कितने नंबर वाला ऑर्बिट होता है? के 1 नंबर वाला होता है, एल 2 नंबर वाला होता है, एम 3 नंबर वाला होता है और एन 4 नंबर वाला होता है। बता चुकी हूँ ना ये बात पहले से ही, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि के एल एम एन में हम इलेक्ट्रॉन भरने के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2n²। यहां पर n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। जिस भी शेल के लिए जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरने की कैपेसिटी आ जाएगी। बता चुकी हूं। जैसे मैंने बताया था 2 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। एल में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। एम में कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं। पढ़ा चुकी हूं ना सब। एन में कितने आते हैं? 32 आ सकते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके पढ़ाया था ना, समझाया था ना ये चीज। मैंने कह दिया अगर पिछली क्लास नहीं देखी तो ये क्लास देखना बंद कर दो, आपको नहीं समझ में आएगा। क्या बताया था मैंने बताया था, ध्यान से सुनना एक एक चीज। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ होते हैं, जिनको हम ऑर्बिट बोलते हैं, उनमें चक्कर काटते रहते हैं, उनमें चक्कर काटते रहते हैं। अब हमें इन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि कैसे कैसे इन इलेक्ट्रॉन को अलग अलग हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि 4 हम ऑर्बिट की बात करेंगे, के एल एम एन। जो के है वो 1 नंबर वाला क्या होता है उसका? के के लिए एन की संख्या कितनी होती है? 1। एल के लिए कितनी होती है? 2। एम के लिए कितनी होती है? 3। एन के लिए कितनी होती है? 4। तो 2 × 1 कितना निकल जाएगा? 2। 2 का स्क्वायर क्या होगा? यहां पर आप बता दोगे? हाँ चलो मोहित, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो यहां पर इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने निकल जाएंगे? 2। यहां कितने? 8। यहां कितने? 18। यहां कितने? 32। अब मेरी एक बात सुनना ध्यान से, इस चीज को भूल जाओ, यहां आओ। मैंने बोला कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा? 20। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। अभी बताया था। अब बताओ कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। क्योंकि मैम अगर कोई भी एटम न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उदासीन का मतलब होता है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो कैल्शियम के 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैंने बोला इस 20 इलेक्ट्रॉन को आप के एल एम एन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जरा करके दिखाओ। मैंने बोला कैल्शियम के जो 20 इलेक्ट्रॉन हैं उनको के एल एम एन में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ, कैसे करोगे? तो आप लिखोगे बच्चा कि कैल्शियम की जो के वाली शेल है उसके अंदर आएगा 2, उसके बाद एल वाली में आएगा 8, उसके बाद एम वाली में आएगा 8 और एन वाली में जाएगा 8 दूनी 16, 17, 18, कितना बचा? 2। अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम कैल्शियम के ये इलेक्ट्रॉन। अब मुझे अच्छे से पता है कि आपके दिमाग में एक डाउट आया है कि मैम चलो के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। एल में कितने आ सकते हैं? 8। लेकिन मैम एम में तो 18 आ सकते थे और आपने यहाँ पर 8 लिख दिए। तो आपने यहाँ पर 8 लिखे और एन में आपने 2 लिख दिए। क्यों लिखे? आप पूरे 10 एम में ही क्यों नहीं लिख सकती थी? उसी चीज को समझाने के लिए अब मैं आपको समझाऊंगी क्या, 3D कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगी। एक बार फिर सुनो ध्यान से। मैंने कैल्शियम के इलेक्ट्रॉन को इन ऑर्बिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो के के अंदर 2 आए, बिल्कुल सही है। एल के अंदर 8 आ सकते थे, 8 भर दिए। लेकिन एम की कैपेसिटी, क्षमता कितने की थी? 18 की। लेकिन मैम ने एम में कितनी भरे? 8 ही भरे। बाकी के 2 मैम ने कहाँ भेज दिए? एन में भेज दिए। क्यों भेज दिए वो देखने के लिए यहां समझो। ये था बच्चा 2D कॉन्सेप्ट। पहले सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए देखा गया था। तो यहां पर पहले जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था 2 डायमेंशियल। इस के एल एम एन को बोलते हैं 2D कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये था कॉन्सेप्ट कौन सा? 2D। लेकिन बाद में इस पर काम किया गया तो हमें SPDF क्या है? रुक जाओ यार, सब पता लगेगा SPDF क्या है, थोड़ा इंतजार तो करो। मेरे से आगे चलने की आदत तुम्हें बहुत है।
ठीक है। चलो, तो ये था 2D कॉन्सेप्ट KLMNOP वाला। लेकिन इसके बाद आया बच्चा 3D इलेक्ट्रॉन को भरने का, इन इलेक्ट्रॉन को फिल करने का 3 डायमेंशनल यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया, वो आपको समझना है। आप 3D कैसे आया उसके लिए देखना बच्चा, इसी एग्जाम्पल को रखेंगे, कैल्शियम से समझेंगे, बाद में जो भी आप एग्जाम्पल दोगे मैं उसके आधार पर आपको समझा दूंगी। देखो बच्चों, ऐसा देखा गया जब 3D कॉन्सेप्ट आया तो ऐसा देखा गया कि एक है K, एक है L, एक है M। रुको, थोड़ा मैं अलग से लूंगी इसको, स्लाइड को, ऐसे नहीं। देखो बच्चा, मैं एक अलग से स्लाइड लेके समझाती हूँ। एक है K, एक है L, एक है M, एक है N। ये क्या है बच्चा? ऑर्बिट है। इनको आप ऑर्बिट बोल सकते हो या इनको शेल नाम देते हैं, सेल नहीं शेल नाम देते हैं, हिंदी में बोलते हैं कक्ष। तो ये कॉन्सेप्ट था बच्चा 2D वाला। लेकिन बाद में ऐसा पता लगा कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ना, ये भी आगे बंटे हुए होते हैं, ये भी आगे बंटे हुए होते हैं। इन ऑर्बिट के भी आगे पार्ट होते हैं और इन ऑर्बिट के आगे जो पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं सब ऑर्बिटल, उनको बोलते हैं सब ऑर्बिटल। हिंदी में लिखेंगे कक्षक। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों कंफ्यूज मत होना, ऑर्बिट को लिखेंगे या शेल को लिखेंगे कक्ष, सब ऑर्बिटल या जो सब सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं हम कक्ष। तो बाद में ऐसा देखा गया कि सिर्फ ऑर्बिट में ही नहीं होते इलेक्ट्रॉन, आगे भी बंटे हुए होते हैं। और आगे जब जिसमें बंटे हुए होते हैं, ऑर्बिट आगे जब बंटता है तो उसको बोलते हैं सब ऑर्बिटल या सब सेल। हिंदी में कक्षक या हिंदी में कक्षक, दोनों को कक्षक कक्षक बोलेंगे। और ऑर्बिट और सेल का मतलब होता है कक्ष। समझ में आया? तो 2D कॉन्सेप्ट में बताया गया था ऑर्बिट या शेल के बारे में, और 3D कॉन्सेप्ट में सब ऑर्बिटल या सब सेल्स के बारे में बताया था। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2D कॉन्सेप्ट था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 3D कॉन्सेप्ट था। 2D में बता चुकी हूं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किससे आएंगे, 2n² फॉर्मूला लगा लो। n का नंबर k के लिए 1 होता है, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? लेकिन 3D कॉन्सेप्ट कैसे आता है वो सुनो आप ध्यान से, ठीक है। तो आपको बताना है कि मैम पहले KLMN में भरे जाते थे इलेक्ट्रॉन, बाद में थोड़ा सा काम किया गया इस पर, तो पता लगा सिर्फ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ऑर्बिट भी आगे बंटे हुए होते हैं, जिनको हम सब ऑर्बिटल बोलते हैं या जिनको हम सब सेल्स बोलते हैं, जिनको हम कक्षक बोलते हैं। तो देखो कभी कभी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है कि 2D डायमेंशन से या 2D कॉन्सेप्ट से किस में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आप बताओगे ऑर्बिट या शेल में। फिर पूछे 3D कॉन्सेप्ट से किस में भरे जाते हैं, आप बताओगे सब ऑर्बिटल में या सब सेल्स में, कक्षकों में। ठीक है बच्चा। अब देखो बच्चा, जो K है उस K का एक ही सब ऑर्बिटल होता है। K अच्छा K कितने नंबर वाली सेल होती है? 1 नंबर वाली। ये कितने नंबर वाली? 2 नंबर वाली। ये कितनी? 3 नंबर वाली। ये 4 नंबर वाली। अब इस सारी चीज को उड़ा दो और चुपचाप ध्यान से सुनो, कैसे मैं बता रही हूं आपको वैसे आज बताऊंगी, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। K का जो ऑर्बिट होता है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और उसका नाम होता है S, और उसका नाम होता है S। K क्या है बच्चा? K क्या है जल्दी बताओ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बताओ, K क्या है? कक्ष है। और इसका सब सेल या सब ऑर्बिटल क्या हो गया? कक्षक। तो याद रखिएगा, K वाली जो शेल होती है, K वाला जो ऑर्बिट होता है, उसके अंदर एक ही सब ऑर्बिटल होता है, एक ही सब सेल होता है, और कौन सा? S। चलो आप इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दो, ठीक है। अब L वाली में कितने नंबर की है? 2। अरे सिंपल सा फंडा है, जितने नंबर की शेल है उतने ही उसमें ऑर्बिटल्स होते हैं। जरा बताओ कितने नंबर वाली है? 2 नंबर वाली। ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे? 2। कक्षकों की संख्या कितनी होगी? 2। तो L वाली में 2 होते हैं बच्चा। पहले वाले को बोलते हैं S और दूसरे वाले ऑर्बिटल को बोलते हैं P, दूसरे वाले को बोलते हैं P। ठीक है। जितने नंबर की शेल होगी, ध्यान से सुन लो, जितने नंबर की शेल होगी उतने ही उसमें सब सेल्स होंगे, उतने ही उसमें सब ऑर्बिटल्स होंगे। M वाली में कितने नंबर की है? 3। तो कितने सब सेल्स निकलने चाहिए, कितने कक्षक निकलने चाहिए? 3। तो 3 कौन कौन से होते हैं? लिख लो। पहला होगा S, दूसरा होगा P और तीसरा होगा D। तीसरा कौन सा आ गया एक नया? D। अब N कितने नंबर की है? 4 नंबर की। तो सब सेल्स में कितनी होनी चाहिए? 4। तो ये N बच्चा, इसको कैसा थोड़ा सा ऐसे लिख लो, ये 4 में बंटा हुआ होता है। पहला होगा S, दूसरा होगा P, तीसरा होगा D और चौथा होगा
एफ, ये लो बच्चा। अब ये एस पी डी एफ क्या निकल के आया अपने पास, एस पी डी एफ, ये क्या है बच्चों, ये है मैम सब सेल्स। सब सेल्स कौन से कॉन्सेप्ट के थ्रू आए थे, 3D कॉन्सेप्ट। हिंदी में क्या लिखोगे, ये क्या है, ये कक्षक हैं। और ये KLMN ये क्या था, कक्ष, और कक्ष का मतलब क्या था, ऑर्बिट। और ऑर्बिट कौन से कॉन्सेप्ट में, 2D। तो इलेक्ट्रॉन को भरने का जो 2D कॉन्सेप्ट था वो ऑर्बिट के अंदर था, KLMN के अंदर था। और इलेक्ट्रॉन को भरने का जो 3D कॉन्सेप्ट था वो सब सेल्स के अंदर था। और सब सेल्स क्या होती हैं, SPDF, SPDF। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है, एक बार फिर समझाऊंगी मैं। KLMN, K 1 नंबर का शेल, L 2 नंबर का, M 3 नंबर का, N 4 नंबर का। जितने नंबर की शेल होगी उतने ही उसके सब ऑर्बिटल्स होंगे या सब सेल्स होंगी। जब K कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है, तो जरा बताओ इसमें सब सेल्स भी कितनी होगी बच्चा, 1। कोई फुल फॉर्म नहीं होती SPDF की, ठीक है। तो जरा बताओ K 1 नंबर पर है तो इसका ऑर्बिटल कितना होगा, 1, और 1 है तो उसको नाम क्या दिया, S। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि K कक्षक के लिए उपकक्षों या कक्षकों की संख्या कितनी होती है, आप बताओगे 1, कौन सा, S। फिर पूछेगा L के लिए कितने, 2, कौन कौन सा, S और P। फिर पूछेगा आपसे M के लिए कितने, 3 नंबर वाली है तो 3, SPD। फिर N के लिए कितनी, 4, SPDF, 4। अब नहीं बता सकती, इससे ज्यादा मेरा गला पै गया है, ठीक है। अब नहीं बताऊंगी, जिसको नहीं समझ में आया क्लास रिवाइज करके देख लेना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम KLMN में आपने बता दिया था कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2n स्क्वायर फॉर्मूले से भरते हैं। अब SPDF में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इनमें मैक्सिमम, इनको कैसे भरते हैं, ठीक है। इनके भरने के लिए बच्चा, इनको मैम SPDF कहाँ से आया, भाई SPDF सब सेल्स हैं, कहाँ से, क्या मैं अपने घर से लेके आ गई हूँ क्या, मैं अपने घर से थोड़ा लेकर आ गई हूँ, ठीक है। अब सुनो बच्चा, अब आप मेरे से अगर क्वेश्चन पूछ सकते थे तो ये पूछ सकते थे कि मैम 2D और 3D के बीच में अगर हम रिलेशन निकालने चलें तो क्या निकले। ध्यान से सुनो, अगर मैंने बोला कि 2D और 3D कॉन्सेप्ट में आप रिलेशन निकाल के दिखाओ, इनका संबंध कैसे दिखाओगे, तो देखो बच्चा, जितने नंबर की शेल होती है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके सब सेल से। एक बार फिर सुनो, जितने नंबरिंग की शेल है, जितने नंबर का कक्ष है, उसको गुणा कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी सब सेल से। जरा बताओ K वाले में नंबर कितना है, 1, सब सेल्स कौन सी है, S। तो K को हम लिख सकते हैं क्या, 1s। K को क्या लिख सकते हैं, 1s। अरे रुको यार, 8 क्यों लिखेंगे मयंक, अभी मैं आई हूं क्या उस बात पे, रुक तो जाओ, ठीक है। K वाली के अंदर एक ही सब ऑर्बिटल होता है, और कौन सा, S। देखो इसको ऐसे ना लिखो, और बेसिक से पढ़ाऊं, 1 को मल्टीप्लाई करो S से, क्या निकल जाएगा, 1s। अब जरा इसमें लिखना, L वाली का नंबर कितना है, 2, 2 को मल्टीप्लाई करो S से, तो 2 को S से करेंगे क्या लिखेंगे, 2s। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दो P के लिए, P, ये किसके बराबर हो गया, ये कौन सा आपका ऑर्बिट है, ये L है, और ये कौन सा है, K है। अब आओ जरा M 3 नंबर वाला है, तो क्या हो जाएगा, पहला M, 3s 3p 3d, तो लिख दो 3s 3p 3d। और ये कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, M की, तो ये M के लिए हम किसको लिखते हैं, 3s 3p 3d। N को मल्टीप्लाई करो, कितने नंबर वाली है, 4 नंबर वाली, तो लिख दो 4s 4p 4d एंड 4f। और ये कौन से ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये N को कर रही है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से रिलेशन निकालना चाहूँ, देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं यहाँ से संबंध निकालना चाहूँ 2D और 3D कॉन्सेप्ट में, तो K इज इक्वल टू 1s। दूसरा बोलो, आप बोलो, L इज इक्वल टू 2s एंड 2p। उसके बाद बोलो M इज इक्वल टू 3s 3p एंड 3d। यहां पर थोड़ा सा लोचा है, अभी समझाऊंगी। N इज इक्वल टू 4s 4p 4d एंड 4f। ये क्या है, 2D कॉन्सेप्ट, ये क्या है, 3D कॉन्सेप्ट। ऐसे रिलेशन निकल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया
कोई भी एलिमेंट दे दो, आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चुटकियों में निकाल दोगे, अगर ये समझ में आ गया तो। समझ में आया? कुछ डाउट है यहाँ तक? कुछ नहीं करना है, इतनी सी बात याद करना है बच्चा, इतनी सी बात याद करनी है कि LMN ऑर्बिट्स होते हैं, वो 2D कॉन्सेप्ट था, लेकिन 3D में पता लगा कि ये ऑर्बिट भी आगे बंटे हुए होते हैं। और किसका? ये ऑर्बिट भी आगे बंटे हुए होते हैं, किस में? सब ऑर्बिटल्स में या सब सेल्स में। K है उसके अंदर 1 होता है, L के अंदर 2 होते हैं, M के अंदर 3 होते हैं, N के अंदर 4 होते हैं। ठीक है बच्चा, जो K है वो 1 नंबर की शेल है, तो 1 को S से मल्टीप्लाई करेंगे 1S आ जाएगा। P वाली में 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2S 2P, M 3S 3P 3D, N 4S 4P 4D 4F। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि SPDF में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैम? इसके लिए एक साइंटिस्ट आए थे, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, हाँ, ये चारों सब सेल्स होती हैं SPDF। विवेक, थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो SPDF में आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक साइंटिस्ट आए थे पाउली नाम के, आगे आपको लिखवा दूंगी, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का सिद्धांत आया था। पाउली जी ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे बॉक्स में ऐसे भरेंगे, हम इन SPDF में जब हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो एक बॉक्स बनाएंगे, और इस बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर मैक्सिमम 1 बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे क्लॉकवाइज, एक इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। इसी को पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। वो बाद में छोड़ा भी है, आप समझो नहीं। आप तो ऐसे लिख लो कि एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, दूसरे को ऐसे भरते हैं। एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक ऐसे लिखा जाएगा, दूसरा इसके ऑपोजिट लिखा जाएगा। अब मेरी बात सुनो, जब हम S के लिए बनाएंगे तो S वाला जो सब ऑर्बिटल है उसके अंदर सिर्फ एक ही बॉक्स होता है। ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है? देखो, मैंने बनाया S में, S है उसके पास सिर्फ एक ही बॉक्स होता है, और एक बॉक्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2। तो जरा बताओ S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अगर P की बात करेंगे बच्चा, तो P में ऐसे 3 बॉक्स बनते हैं, आप 3 बॉक्स बना दो, 1 2 3। जब एक में 2, 3 में कितने हो गए? 2 2 2। तो P में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6। D में ऐसे बॉक्स होते हैं बच्चा 5, और जब 5 हैं तो बताओ 1 2 3 4 5। एक में 2, एक में 2, एक में 2, एक में 2, टोटल इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन D में कितने आ गए? 10। F में ऐसे बॉक्स बनाते हैं बच्चा हम 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 2 2 2 2, और टोटल कितने हो गए? 14। आ गया आपका आंसर, आ गया आपका। आपने मुझसे पूछा मैम SPDF में कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं? S के पास एक बॉक्स होता है, तो S के पास जहां जहां इसमें S दिखा है आपको, 1S 2S 3S 4S, जहां जहां S लिखा हुआ होगा वहां पर हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, P के पास कितने बॉक्स हैं? 3। 3 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6। तो जहां जहां P लिखा हुआ है, P कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं उसमें? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। D 2 2 2 2 कितने? 10। जहां जहां इसमें आपको D लिखा हुआ है उन सब में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। F में कितने हैं? 14। तो जहां जहां F, देखो F कौन सी सेल में आता है? चौथी में ही आएगा, है ना? तो F के अंदर कितने? 14। तो याद रखिएगा, S के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, P के अंदर है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, D के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10, और F के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। अब मुझे बता दो कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई। KLMN 2n² वाला 2D फॉर्मूला था, और ये कौन सा है? ये 3D कॉन्सेप्ट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? नहीं आई, रट्टा लगा लो। S के पास एक बॉक्स है, एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो बच्चा
विकास कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, तो विकास गेट लॉस्ट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप क्लास छोड़ दीजिए। दिमाग कमेंट कर रहे हैं आप 50 स्क्रीन के ऊपर, कैसे समझ में आएगा? ठीक है, एस के पास मैक्स एक ही बॉक्स, एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो जहां जहां एस लिखा हुआ है वहां वहां 2 इलेक्ट्रॉन। पी के पास कितने बच्चा? 6, जहां जहां पी लिखा है पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या 6। डी में कितने? 10। ठीक है, उसके बाद आप बताओगे बच्चा एफ में कितने? 14। एक बच्चा बोल रहा है कि मैम 2 और 3 और 5 7 का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। बच्चा 2 3 5 7 में कुछ नहीं होता है, इनको बॉक्स में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि एक बॉक्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब पी में 6 आएंगे तो बॉक्स कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। ये क्या आपको करना है? ठीक है, जब मैंने बोला डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक बॉक्स में 2 हैं, तो डी के पास मिनिमम बॉक्स की रिक्वायरमेंट कितनी है? 5। क्या इतनी मैथ्स भी नहीं आ रही है क्या आप लोग? ठीक है, अब नेक्स्ट है एफ। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन। बच्चा ये बॉक्स कहां से आया? इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया था, पाउली का सिद्धांत। मैंने बोला ना, पाउली जी ने बोला है, सिद्धांत आगे बता दूंगी। बॉक्स में अपने घर से नहीं लाई। स्पिन का मतलब होता है परिचक्रण। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसा जा रहा होगा तो दूसरा ऐसे आ रहा होगा बच्चा। सौरभ ठीक है, चलो ठीक है। और जैसे मैंने बोला एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जरा बताओ 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक बॉक्स में 2, तो बताओ इसके पास मिनिमम बॉक्स कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। ये लो, बता तो दिया बॉक्स कहां से आए। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर दूंगी। मैम एस में 1, पी में 2 और इसमें मोनिका ने भी एक क्वेश्चन पूछा। मोनिका, जब मैंने साफ साफ बोल दिया कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो बॉक्स कितना होगा? 1। हाँ, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आया था, पाउली एक्सक्लूजन एक वो आया था आपका प्रिंसिपल, जिसने बोला था कि ऐसे इलेक्ट्रॉन को भरेंगे हम। अब हर चीज का रीजन नहीं होता। तुम बोलोगे मैम किडनी यहाँ क्यों होती है, तो मैम क्या बताएगी यहाँ क्यों होती है? ठीक है, चलो अब सुनो बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट। इतनी बात समझ में आ गई? एसपीडीएफ में कुछ नहीं समझना, याद रख लेना, जहां जहां एस आएगा वहां वहां 2 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, जहां जहां पी आएगा वहां 6, जहां जहां डी आएगा वहां 10 और जहां जहां एफ आएगा वहां पर 14। अब इसी चीज को यहां अप्लाई करेंगे, लेकिन अब एक पॉइंट ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले इस चीज को हटा दो, मैं इस चीज को पूरा हटा रही हूं, मैं समझ रही हूं कि आपको समझ में आ रहा है। अब आओ वापिस इस कॉन्सेप्ट पे बच्चा। मैंने बोला कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में भरे जाते हैं, ये तो पहले बता चुकी हूं। अगर मैंने बोला सबसे पहले कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, के में, उसके बाद किस में? एल में, उसके बाद एम में, उसके बाद एन में। अब ये तो क्या था बच्चा? 2D कॉन्सेप्ट था। अगर मैं आपसे पूछूं 3D में, मैं पूछूं 3D में सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, आप बताओगे मैम 1s में, क्योंकि 1s इज इक्वल टू k। उसके बाद मैं पूछूं k के बाद किस में भरे जाएंगे, तो आप बोलोगे 2s 2p, क्योंकि 2s 2p इज इक्वल टू l, तो l में भरे जाएंगे। अब मैम क्यों भरे जाते हैं ऐसे? आपने सबसे पहले 1s में ही इलेक्ट्रॉन क्यों भरोगे आप? इसके लिए बच्चा मैं आपको बता दूं यहां पर, हाँ एग्जाम्पल दूंगी यार, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लिया करो तुम लोग, फिर बोलोगे मैम गुस्सा करती हैं। एग्जाम्पल क्या, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो। आप देखो बच्चा, ये भरा जाता है उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भरा जाता है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जिस सेल के पास जितनी कम एनर्जी होगी, ध्यान से सुनना, जिस सेल के पास जितनी कम एनर्जी होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और यही सिद्धांत दिया था एफ बाउ ने। एफ बाउ ने एक साइंटिस्ट हैं, आगे आप नाम पढ़ोगे, जिन साइंटिस्ट का नाम है, बड़ा ही अजीब सा स्पेलिंग है, AUF और डैश लगा के BAU लिखा जाता है। ऑफ बाउ का सिद्धांत बोलते हैं इनको, ऑफ बाउ का सिद्धांत बोलते हैं हम। ठीक है, ऑफ बाउ का सिद्धांत बोलते हैं बच्चा, ध्यान से सुनना। ऑफ बाउ एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आता भी ऐसा कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है। ऑफ बाउ ने बताया कि जिस भी ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अब एक बात याद रखना, सबसे कम एनर्जी होती है के की, उसके बाद होती है थोड़ी सी ज्यादा एल की, उसके बाद एम की, उसके बाद एन की।
ठीक है। तो ऑफबाउ ने क्या कहा कि हाँ, ऑफबाउ ने या ऑफबाउ आप कैसे भी प्रोनाउंस करो, ऑफबाउ ने कहा कि जिस भी सेल की या जिस भी, देखो सेल की बात करेंगे तो कहाँ बात करेंगे, 2D कॉन्सेप्ट, सब सेल्स की बात करेंगे तो कहाँ बात करेंगे, 3D कॉन्सेप्ट में। तो ऑफबाउ ने कहा चाहे आप 2D कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, चाहे आप 3D कॉन्सेप्ट में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, लेकिन जिस भी सेल की या सब सेल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर थोड़ी सी ज़्यादा उसमें, फिर थोड़ी सी ज़्यादा उसमें, फिर थोड़ी सी ज़्यादा उसमें। तो अब मुझे बताओ कि सबसे कम एनर्जी वाली शेल कौन सी है, K, और K इज इक्वल टू 1s। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाएगा, 1s में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है। अब 1s के बाद किस में जाएगा, 2s में, फिर 3p में। अब नेक्स्ट लाइन सुनना मेरी ध्यान से, यही गड़बड़ है, बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक चुटकियों में बना दोगे। नेक्स्ट सुनो बच्चा, उसके बाद 3p के बाद 3s में आता है, 3p में आता है। अब मुझे बताओ 3p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाने चाहिए, 3d में जाने चाहिए। लेकिन मैम 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते, पहले किस में आते हैं इलेक्ट्रॉन, 4s में। क्योंकि बच्चा इस 4s की एनर्जी कम होती है किससे, 3D से। बस ये पॉइंट समझ में आ गया है ना, सारी गाथा समझ में आ जाएगी। K में कोई चेंज नहीं होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन K वाला मतलब 1s में भरेंगे, ध्यान से सुनो इस चीज को, ठीक है, 1s में। अब क्या आएगा, 2s में, 2p में, फिर किस में भरेंगे, 3s, 3p में। लेकिन मैम अब कहां पर इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, 3D में, लेकिन 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे क्योंकि ऑफबाउ जी ने कहा था कि जिस शेल की या जिस सब सेल की एनर्जी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहां पर 4s की एनर्जी कम होती है किसके मुकाबले, 3D के। तो पहले मैं किसको लिखूंगी, यहां पर 4s को लिखूंगी, फिर मैं 3D को लिखूंगी, फिर मैं वापस आ जाऊं, 4s तो पहले प्लेस कर दिया आपने, यहां पर रख दिया, तो क्या बचा, 4p बचा, फिर 4d बचा, फिर 4f बचा। बस ऐसे इलेक्ट्रॉन भर लो आप, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर लो। एक बार फिर सुन लो, ऑफबाउ का सिद्धांत आया था, ऑफबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि जिस भी सेल की, जिस भी कक्ष की या जिस भी कक्षक की, अगर 2D कॉन्सेप्ट बात करेंगे शेल की बात करेंगे, ऑर्बिट की बात करेंगे, अगर 3D की बात करेंगे ऑर्बिटल की बात करेंगे, या सब शेल की बात करेंगे, तो ऑफबाउ ने कहा कि जिस भी कक्ष या कक्षक की ऊर्जा सबसे कम है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो जब हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई कर रहे थे तो ऐसा देखा गया कि जो 4s वाला ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी 3D से कम है, तो 4s को 3D से पहले रखेंगे। तो मैम ने 4s को 3D से पहले रख दिया। नहीं समझ में आया, एक एग्जाम्पल देती हूँ बच्चा, उससे समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या दूं, एग्जाम्पल दूंगी वही एग्जाम्पल जहां से हमने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। देखो ना, ध्यान से सुनना। अच्छा, एग्जाम्पल देने से पहले क्या आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे? एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है, एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2। जहां जहां एस है वहां पर 2 2 इलेक्ट्रॉन भर दो, 2 2। ऐसे ही यहाँ पर भी 2 आएंगे, यहाँ पर भी 2 आएंगे, यहाँ पर भी 2। पी में कितने आएंगे बच्चा, 6, तो यहाँ पर 6 भर सकती हूँ मैं। एस में कितने आएंगे, अगेन 2। पी में कितने आएंगे, 6। ये बात अपने आप देख लेंगे। एस में मैम ने क्या बताया था, कितने भरेंगे, जहां जहां एस है वहां कितना, 2। जहां जहां पी है वहां पर कितना, 6। जहां जहां डी है वहां पर कितना, 10। जहां जहां एफ है वहां पर कितना, 10। अब जो एग्जाम्पल हमने ये सब स्टार्ट करने से पहले लिया था उसी एग्जाम्पल के साथ प्रूफ करके दिखाऊंगी। देखो, मैंने लिया था कैल्शियम का, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 20 था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी थी, 20। बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनना। कैल्शियम लिया था, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 था और कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी थी, 20 थी। तो मैंने कहा था कैल्शियम को हम ऐसे लिखते हैं KLMN। K के अंदर कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L के अंदर 8 आते हैं, M के अंदर, M की कैपेसिटी कितनी की है, 18 की, लेकिन M के अंदर हम भरते हैं 8 और बचे हुए कहाँ चले जाते हैं, 2 के अंदर। तो मुझे ये लोचा समझाना था ना आपको कि भाई मैम M में जब 18 आ सकते थे तो आप यहाँ 10 क्यों नहीं भरी, आपने 8 भर के 2 यहाँ क्यों छोड़े।
उसी चीज को अब हम समझेंगे 3D कॉन्सेप्ट से। कैसे समझेंगे जल्दी से बताओ, आप ध्यान से सुनना। के इज इक्वल टू किसके होता है 1s। तो सबसे पहले मैंने कैल्शियम के ये 20 लिखा, इन 20 इलेक्ट्रॉन को आपको SPDF वाले 3D कॉन्सेप्ट में रखना है। जरा बताओ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं 1s में। 1s में मैक्सिमम कितने s है, s लगते ही कितने 2। उसके बाद किस में जाएंगे 2s में, s लगते ही कितने मैक्सिमम 2। उसके बाद में p में कितने मैक्सिमम, वो लिखा पड़ा 6 में। अब क्या आएगा 3s करते ही कितना 2। उसके बाद क्या आएगा 3p, और आप देखो p में कितने 6। आप ध्यान से सुनना, इनको काउंट करना है एक बार। 2 2 4, 4 और 6 10, और 10 और 2 कितने हो गए बच्चा 12, और 12 और 6 क्या हो गया 18। 12 और 6 18। अब 3p के बाद क्या आता है बच्चों, मेरा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। 3p के बाद क्या आता है, इसमें यहां आओ। 3p के बाद मैम आना चाहिए था 3d, लेकिन मैम आएगा कौन सा 4s, क्योंकि 4s की एनर्जी क्या होती है कम। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगी, अब मैं यहां पर लिखेगी आपकी मैम 4s। 3d नहीं लिखेगी क्योंकि 3d की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, किससे 4s से। तो अब यहां पर क्या लिखूंगी मैं 4s। और जरा बताओ यहां तक काउंटिंग की तो कितना हो गया 18, और s है तो s में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2। काउंट कर लो 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10, 10 और 8 18 और 2 20। आप सुनो बच्चा, इस बात को प्रूफ करने जा रही हूं मैं ऊपर वाली बात को कि 2 8 8 2 ये क्यों लिखे। देखो बच्चा, ये 1s किसके इक्वल था, 1s किसके, क्या वायर वूर हिल गया क्या, एक सेकेंड रुकना, मैंने कोई वायर हिला दिया यहां से। हाँ देखो 1s किसके इक्वल था k का, और k में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ। 1s किसके बराबर था k के, और कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। 2s 2p को किसके साथ लिखा था हमने, किसके इक्वल l। अब l में काउंट करना कितने हैं 6 और 2। भाई 2s 2p किसके इक्वल था, अभी तो समझाया था 2s 2p इक्वल टू l। 2s और 2p किसके बराबर है l के बराबर। कितने इलेक्ट्रॉन हैं 8, तो l में कितने आ गए 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 3s और 3p, तीसरा 3s 3p किस में आते हैं बच्चा m में आते हैं, और m में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए काउंट करना जरा। 6 और 2 कितने हो गए m में, 6 और 2 m में हो गए 8। और ये 4s वाली सब सेल किस में आ रही थी n में, और s का मतलब 2, तो ये 4s चौथा। भाई n इज इक्वल टू 4 किसके लिए रखते हैं, चौथे नंबर के लिए तो रखते हैं। तो ये n, और n में कितने आए हैं 2। तो जरा बताओ 2 8 8 2, ऊपर भी क्या लिखा था 2 8 8 2। इसीलिए हमने m में सिर्फ 8 भरे और n में सिर्फ 2 भरे। यहाँ पर चाहते तो आप 10 भर सकते थे, लेकिन नहीं भरे, क्योंकि मैम यहाँ पर 3d नहीं आएगा, 4s पहले आएगा, क्योंकि 4s का एनर्जी लेवल क्या होता है कम, किससे 3d से। ये था 2d कॉन्सेप्ट और ये था 3d कॉन्सेप्ट। ये लो भैया, अगर आपको ये समझ में आ गया, कोई भी एलिमेंट दे दो आप निकाल के छोड़ दोगे इसका। चलो बताओ ये चीज समझ में आई। मैंने कहा था मैं बताऊंगी कि m में मैंने 8 क्यों भरे, मैंने यहाँ पर 10 क्यों नहीं भरे, या मैं n तक गई क्यों, मैंने कहा था और मैंने बता दिया, मैंने प्रूफ कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। अब बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, किसी को भी दिक्कत है यहाँ तक, समझ में आया, समझ में आया। चलो नहीं आया फिर भी 4-5 एग्जाम्पल करते हैं, चलो 4-5 एग्जाम्पल करते हैं बच्चा। मुझे ना ये सब पढ़ा के मेरे स्कूल की याद आ जाती है। हमारे एक टीचर हुआ करते थे साउथ साइड के, बहुत अच्छे टीचर थे केमिस्ट्री के, उन्होंने समझाया तब से समझ में आ रखा है। अब एक कह रहे हैं मैम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे चार्ज, मैंने चार्ज की बात ही नहीं की अभी, चार्ज पढ़ाएंगे भैया आराम से, अभी नहीं, ठीक है। चलो अब देखो 2-4 एग्जाम्पल करके दिखाओ मैं जल्दी से, फिर मानूंगी मैं आप लोगों को। चलो आप मुझे लिख के दिखाओ किसका, आर्गन का। जल्दी लिखो बच्चा, आर्गन का कैसे लिखोगे। गलत लिख दिया मैम, किसका गलत लिख दिया, 2 8 8 2 सही तो है, अच्छा आपने गलत लिख दिया, ओके। चलो देखो बच्चा, आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। जल्दी से भर के दिखा दोगे आर्गन का कैसे लिखेंगे। चलो आओ मेरे साथ देखो,
देखो काले पेन से लिखते हैं। देखो सबसे पहले किस में जाएंगे 1s, उसके बाद क्या लिखते हैं 2s 2p, उसके बाद लिखते हैं 3s 3p, एंड फिर क्या आएगा 3d नहीं आएगा, क्या आएगा मैम 4s। अब भर लो जरा, s में कितने 2, s में यहां पर भी कितने आएंगे 2, p में कितने 6, 2 6, काउंट करना कितने हो गए 2 2 4 6 10 और 10 और 2 12 और 10 18, बस यहाँ तक आपका आर्गन का बन गया। ये किसका हो गया आर्गन, आर्गन में इतने इलेक्ट्रॉन है। ये 1s आर्गन में किसके बराबर होगा k के बराबर, ये 2s और 2p किसके बराबर होगा l के, और ये किसके बराबर होगा m के। तो आर्गन में कैसे आप अगर 2d कॉन्सेप्ट में लिखोगे तो कैसे लिखोगे 2 6 और 2 कितने हो गए 8 और 6 और 2 कितने हो गए 8। तो अगर 2d कॉन्सेप्ट लिखोगे तो ऐसे लिख दो आर्गन, अगर 3d कॉन्सेप्ट लिखोगे तो ऐसे लिख दो। ये लो बच्चा, ये लो बच्चा, क्या कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है इस दिमाग में हा? एक तरीका और बताऊंगी लिखने का, चलो और लिख के दिखाओ। आप किसका लिख के दिखाओगे, आप मुझे किसी का भी लिख के दिखा दो, चलो जल्दी से लिख के दिखाओ। हाँ आप लिख के दिखाओ मुझे सोडियम का, जल्दी बताओ सोडियम का कैसे लिखोगे। सोडियम कितने नंबर पे आता है 11, जल्दी लिखना, कैसे लिखा जाएगा 1s 2s 2 2 2 4 2p, जरा बताना p में कितने आते हैं 6 6 2 8 2 10, अब क्या आएगा बच्चा 11, तो अब क्या आएगा बच्चा 3s 3s में कितना 6 2 8 2 10, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 11, तो s में कितना आएगा सिर्फ 1 आएगा बच्चा। ये क्या बन जाएगा सोडियम का K, ये क्या बन जाएगा सोडियम का L, ये क्या बन जाएगा M। तो K में कितने हैं टोटल 2, L में कितने हैं 8, M में कितना है 1, तो सोडियम को कैसे लिख देंगे 2 8 1 से लिख देंगे। समझ में आए, ठीक है चलो एक और लिख के दिखाओ। इस बार आप मुझे थोड़ा सा बड़ा लिख के दिखाओ, तुम लिख के दिखाओ मुझे आयरन Fe का, आयरन का लिख के दिखाओ Fe। नहीं समझ में आया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती आपके। आयरन कितने नंबर पे आता है 26 नंबर पे आता है ना रे बच्चों, भूल गई होंगी मैं, 26 पे आता होगा, सही है 26 पे आता है आयरन। बताओ आयरन का लिख के दिखाओ, जल्दी लिख के दिखाओ आयरन का कैसे लिखोगे। फिर हम आपको एक तरीका और बताएंगे, लेकिन आज की क्लास में तो नहीं हो पाएगा, कल बताएंगे एक तरीका और इसका। जल्दी बताओ आयरन का कैसे लिखेंगे। हाँ अभी तो आपको एक्सेप्शन ही बताऊंगी मैं 2 4, रुको अभी कैसे लिखेंगे 26। चलो स्टार्ट करें लिखना, क्या आप लोग लिख दोगे। देखो बच्चा सबसे पहला 1s, s में मैक्सिमम 2, 2s 2, 2p 6, उसके बाद 3s में कितने 2, 3p में कितने 6। अब 3d मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्या लिखोगे 4s 2 3d। अब जरा काउंट कर लिया करो पहले, 2 2 4 6 10 हो गए, 10 11 12 और 12 और 6 18 20 हो गए 20। और अब 3d में, d में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10, लेकिन हमें तो कितने भरने हैं 6, तो 3d क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा बच्चा। 3d क्या हो गया। मैडम बहुत गुस्सा करती हो, यस हमेशा करूंगी, तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम क्लास छोड़ दो। जब मैं इतना अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगी और तुम मुझसे पूछोगे कि s कहाँ से आया p कहाँ से आया, तो गुस्सा नहीं आएगा एक टीचर को। फिर बोलते मैडम बहुत गुस्सा करती हो, आपको दिक्कत है मेरे से, आप अपना मैनेजमेंट को फोन करो, अपना फी अमाउंट वापस ले लो, मैं ऐसे ही गुस्सा करके पढ़ाऊंगी, ये मेरा स्टाइल है। नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं, आपको गुस्से से दिक्कत है मेरे, आप टीचर से ले लो, और वो आपका मैनेजमेंट से वापस पैसा ले लो। अभिनंदन आपने बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है बच्चा समझ में आया। तो ये आयरन का लिख दिया, लिख दोगे कोई दिक्कत है लिखने में, किसी का भी लिख दोगे आप, तो कुछ नहीं करना है बच्चों। याद रखना है K के अंदर एक सब ऑर्बिटल होता है, ठीक है, P के अंदर 2 होते हैं, D के अंदर 3 होते हैं और F के अंदर 4 होते हैं। अब आपको लिख लेना है कि S K के लिए एक ही होता है 1s, P के लिए 2 होते हैं। अच्छा आयरन का ऐसे लिख के दिखाना जरा, ये क्या हो जाएगा आयरन का K, ये क्या हो गया आयरन का L, ये क्या हो गया M, और ये क्या हो गया उसका N। हाँ आपने भी सही लिखा है तेज, ठीक है। चलो एक दो एग्जांपल और लिख के दिखाओ, आप मुझे लिख के दिखाओ बच्चा जल्दी से। एल्यूमिनियम का लिख के दिखाओ जल्दी से। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 नंबर, या तो गुस्सा देख लो या पढ़ लो। हाँ जी जल्दी बताओ
एल्यूमिनियम का लिख के दिखाओ, एल्यूमिनियम का कैसे लिखोगे, एल्यूमिनियम का कैसे लिखोगे, जल्दी लिखो। 1s, s में कितने 2, 2s 2 2, 2p 6, 6 2 8 2 10। अब क्या आएगा बच्चा, 2p के बाद क्या आता है 3s 2, कितने हो गए काउंट करना, 2 2 4 6 10 11 12। अब 3s के बाद क्या आएगा 3p, और एल्यूमिनियम 13 नंबर पर 12 भर चुके हैं, p में 6 आ सकते हैं लेकिन बचा 1, तो कितना आ जाएगा 1। ये क्या बन गया p का k, ये क्या बन गया p का l, ये क्या बन गया उसका m। तो ये आप देख लेंगे m में कितने हो गए 3 हो गए, इसीलिए एल्यूमिनियम की +3 वैलेंसी होती है। ये वैलेंसी वाला छोड़ो, आप आगे देखेंगे। 2 8 3 होगा, 5 कहां से आ जाएगा, कौन लिख रहा है 5, 5 कहां दिख रहे हैं आपको, यहां पर 2 और +1 ही तो है, तो 3, इसलिए इसकी वैलेंसी +3 होती है। ठीक है, तो ये आज की क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दिया। अब मैं कल की क्लास में आपको क्या सिखाऊंगी, कल की क्लास में आपको बच्चा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन बनते हैं, ठीक है, वो बताऊंगी आपको। ठीक है, कौन कौन सा, तो आप बताएंगे यहाँ पर क्रोमियम और कॉपर जो होते हैं वो एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है, वो अलग। मैम 3D वाले में देखो, साइंस में केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार एक ही चीज होती है। विवेक पहली क्लास में बताया था केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार एक ही चीज होती है। एटॉमिक मास को परमाणु द्रव्यमान, या पूछेगा एल्यूमिनियम की एल सब ऑर्बिटल कैसे लिखेंगे, आप बताओगे 2s 2 और 2p 6 लिखेंगे, ये आ जाता है बच्चा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, अब मैं कल की क्लास में, देखो आज हमने पहले क्या क्या पढ़ा, फिर हम कल की क्लास की बात करेंगे। ठीक है, देखो बच्चा, फिजिक्स में मास और भार अलग अलग होता है, द्रव्यमान और भार अलग होता है, केमिस्ट्री में द्रव्यमान भार एक ही चीज होती है। ठीक है, चलो अब देखो बच्चा, आज हमने क्या पढ़ा, मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे याद करने हैं। 20 तक के एलिमेंट के हमने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद किए। मैंने बताया कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक सम संख्या है तो उसका एटॉमिक मास जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, अगर कोई विषम संख्या है, विषम का मतलब है कोई भी ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा, डबल करके उसमें एक +1 ऐड कर दो, ये दोनों फॉर्मूले बन जाएंगे। लेकिन ये दोनों अप्लाई नहीं होते हैं हाइड्रोजन पे, नाइट्रोजन पे, बेरिलियम पे एंड क्लोरीन पे, ये आपको डायरेक्टली याद कर लेने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया क्या कि हम इस इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अलग अलग ऑर्बिट में या अलग अलग ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिट में या ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो अब मैंने कैसे बताया कि इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट आए थे, एक आया था 2D कॉन्सेप्ट, एक आया था 3D। 2D में हमने बात की थी किसके बारे में, ऑर्बिट या शेल के बारे में, हिंदी में कक्ष, और ये कौन कौन सी होती हैं, KLMN, और KLMN में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, 2n² से। 3D में हम किसके बारे में बात करते हैं, ऑर्बिटल्स के बारे में, या सब ऑर्बिटल्स या सब सेल्स के बारे में बात करते हैं, कक्षकों के बारे में बात करते हैं, और इनको कैसे लिखा जाता है, SPDF में, SPDF। S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14। S के लिए हमेशा 1 बॉक्स बनता है, P के लिए 2 बनते हैं, D के लिए 5 बनते हैं, F के लिए 14 बनते हैं। और इन बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉन हम ऐसे भरते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसे दिखाते हैं, दूसरे का नीचे से दिखाते हैं। ये पाउली जी ने बोली थी बात, ये किसने बोली थी, पाउली जी ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन, उनका परिचक्रण एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये सब प्रिंसिपल लिखा दूंगी कल की क्लास में, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाना, सब लिखा दूंगी। ठीक है बच्चा, उसके बाद हमने बताया कि हमने 2D और 3D में हमने निकाले क्या, रिलेशन। जब 2D और 3D में रिलेशन निकाले तो K को 1 नंबर दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4 नंबर दिया। K में सिर्फ एक S होता है, L में SP दोनों होते हैं, इनमें SPD होते हैं 3, N में SPDF होते हैं। अब आपने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया S से तो 1S आ गया सबसे पहले, फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, S से, तो 2S 2P, 3S 3P 3D, 4S 4P 4D 4F। लेकिन मैम
3D वैसे तो पहले आना चाहिए, किससे? 4s से, लेकिन मैम ऑफबाउ नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले जिस कक्ष की सबसे कम एनर्जी होगी उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर तो ऐसा देखा गया इसका एनर्जी लेवल इससे कम है और इसका ज्यादा है, तो पहले 4s में भरेंगे फिर 3D में भरेंगे। ये लो, और किसी का भी निकाल लो, किसी का भी भर लो, ठीक है। अब किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, अब किसी को भी डाउट है मुझसे ये क्लास पूछ सकता है। अच्छा, यहां तक की क्लास मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अब कल क्या पढ़ाऊंगी? कल क्रोमियम, आपके जो 2 एक्सेप्शन हैं इनका वो बताऊंगी, फिर इन तीनों के प्रिंसिपल्स लिखवा दूंगी और स्टेबिलिटी के 3-4 रूल बताऊंगी आपको कि कैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो कैसे स्टेबल होता है एलिमेंट, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे बच्चा कौन सा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ूंगी, फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। हाँ, सीडीएस का लेवल यही है, बिल्कुल यही है। और क्या लेवल पढ़ोगे आप? सीडीएस, पीसीएस, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आप बताओ आपको आज की क्लास समझ में आई कि नहीं आई? मेरे को बस एक बार ये बता दो कि आपको, अच्छा किसी को नहीं समझ में आई ना, एक बार क्लास ना पेन और कॉपी के साथ लेकर बैठना, दिमाग से पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगी, ठीक है। पेन और कॉपी के साथ बैठना, सब समझ में आ जाएगी। हाँ साहिना, यस मैम, यस समझ में आई है। क्लास A1, ओके। शेप के बारे में, किसकी शेप के बारे में नहीं बताया? समझ में आ गया, ओके समझ गए मैम। मैम आप समझाओ और हमें समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता, ओके। हाँ, गैसियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फॉर्म में लिखना भी सिखाऊंगी, रुक जाओ, कल सिखाऊंगी। कल सिखाऊंगी कि हर एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की फॉर्म में लिखना चाहता है। हर एक एलिमेंट चाहता है कि मैं नोबल गैस के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं। कल बताऊंगी ये कैसे, ठीक है, कल बताऊंगी। आज बहुत ऊपर से चला जाएगा, आज बताऊंगी तो। अच्छा वैसे टाइम भी हो गया ना, दूसरी क्लास भी है। केमिस्ट्री पहली बार समझ में आई, ओके। चलो, अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो गर्दा मचा लिए मैम। अच्छा, तो आप लोग प्लीज गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और टाइम्स की एप्लीकेशन को चुपचाप 5 रेटिंग दे दो, ऐसे 5 रेटिंग दे दो, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम अगली क्लास में, आज के लिए बहुत है। जिसको समझ में नहीं आई है, यहाँ तक की समझ में नहीं आएगी तो कल की भी नहीं आएगी, याद रखना। अगर यहाँ तक की भी नहीं आई तो कल भी मत आ जाना मेरी क्लास में। और जो बोलते हैं ना मैम गुस्सा करती है, मैं मेहनत करती हूँ तुम लोगों के लिए, और जब आप लोगों के खोपड़े में नहीं पहुँचते ना इतनी मेहनत, तो मुझे गुस्सा आता है। जायज़ है मेरा गुस्सा आना। और बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो शायरियाँ करके सुना देते हैं, शायरी करके टाइम पास कर देते हैं, और ऐसे ही बस 1 घंटे टाइम पास करके चले जाते हैं। मैं वैसी बन जाऊँ, मैं वैसी बन जाऊँ तो तुम लोग बोलोगे ओह मैम कितनी स्वीट बोल रही हैं। बहुत सारी मैम होती हैं ऐसी, बच्चा 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 करके एकदम पढ़ाती कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं बोलती हैं। तो क्या मैं भी वैसी बन जाऊँ तुम लोगों के? और फिर एग्जाम देने जाओगे ना, तब गालियाँ दोगे मुझे कि कुछ नहीं पढ़ाया था उसने, कुछ आया नहीं था। मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसे ही गुस्सा करती, ठीक है। अब जिसको नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, वो आप मैनेजमेंट को बोलो कि काजल मैम ने बोला है, मैम गुस्सा करती हैं क्लास में, तो हमारा पैसा वापस दे दो, वो दे देंगे, ठीक है। चल मैम लैपटॉप पे नहीं चल रहा है बच्चा, लैपटॉप के चलने के लिए इंक्वायरी सेंटर पे फोन कर लो, वो चला देंगे आपका क्लास एज डेस्क लेके। चलिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखना अपना, ठीक है।